कहानी की शुरुआत ब्रेकलैंड से होती है। साल 1997 में एक फैक्स रहता है जिसका नाम जैकब मार रहता है। उसे एक बाढ़ आने की खबर मिलती है और इसे एक फैक्स के जरिए भेजा जाता है। इधर जैकब अपने कार्यालय में यह सब देख रहा होता है, पर जैकब के जो सहयोगी रहते हैं उन्हें लगता है यह उतना गंभीर मामला नहीं है, फिलहाल इसे नज़रअंदाज करना सही निर्णय होगा। वास्तव में ये गंभीर होता तो उन्होंने हमें संदेश भेजा होता, यह जैकब के सहयोगी का कहना होता है। फिर सीन हमें 6 हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है और हम जास्मिना टेरीमर से मिलते हैं, एक दूरनीय और संग्रहित औरत जो गांव में रहती है। पता चलता है कि नीदरलैंड में फैक्स भेजा गया था, वह इसी ने भेजा था और जास्मिना एक जल वैज्ञानिक है। आसपास के दलदलों में पानी का स्तर मापते समय जास्मिना को एक सुंदर माँ हिरन और उसके बच्चों की झलक दिखाई पड़ती है। वह बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करती है, लेकिन एक लापरवाह शिकारी अचानक उस पर गोली चला देता है। यास्मिना घायल जानवर को बचाने के लिए मौके पर दौड़ती है। यास्मिना इस समय इतना गुस्सा थी कि वह उस शिकारी को कॉलर पकड़ लेती है और उसका पहचान पत्र छीन लेती है। फिर वह अपने वैन में लौट जाती है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहता है। मामले पर चर्चा करने के बाद यास्मिना अपने निजी कमरे में चली जाती है। फिर यास्मिना और उसका साथी रोमांस करने लगता है। यह दोनों कपल रहते हैं, यह दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी बाहर एक बड़ा हेलीकॉप्टर आता है। उससे एक टेली सेना बाहर आता है और वह यास्मिना को ले जाने आया हुआ होता है। अगले सीन में यास्मिना शहर के आपातकालीन मुख्यालय में जाती है। खैर, वहां पहुंचने पर उसका स्वागत राजनेता याकूब द्वारा किया जाता है, जो उनके पुराने मित्र भी है। वह उसे अपने कार्यालय ले जाता है जहाँ वह कई कमांडर और वैज्ञानिकों से मिलती है। एक सायरन नेटवर्क भी मौजूद है जो अपडेट प्रदान करता है और जनता को सूचित करने का काम करता है। सार्वजनिक बैठक के दौरान यास्मीन अपने हाल के निष्कर्षों को साझा करती है, जिसमें कहा गया है कि रेल का मौत के कगार पर है, बाढ़ आ रही है और विनाश परिमाणों के रोकने के लिए आपातकालीन कदमों की आवश्यकता है। हालांकि उससे पता चलता है कि टीम 1960 के दशक के पुराने डेटा पर निर्भर कर रही है, यानी कि अभी तक इनके पास जो भी डाटा है वो 1960 जो कि बहुत पुराना है। 1960 के दशक, इसका मतलब है कि वह अपने आने वाले संकट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब एक आदर्श मोटल के पूछती है तो वह तुरंत काम करने के लिए विस्तृत डेटा सेट और नक्शा का अनुरोध करती है। यास्मिना फिर उन्हें आश्वस्त करती है कि मॉडल तैयार होगा कल, जो उन्हें बाढ़ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा और इस बीच पानी के सैंपल की आवश्यकता होगी। अगले दिन यास्मिना वैज्ञानिकों के साथ शहर के जल स्तर का निरीक्षण करने पहुंचती है। फिर उन्हें पता चलता है कि भूमिगत पानी बढ़ रहा है। फिर दोनों पास के गांव की यात्रा करते हैं जहां उन्हें एहसास होता है कि पानी अगर 2 मीटर और बढ़ गया तो पानी शहर में घुस सकता है। जांच करते समय यास्मिना एक स्थानीय से मिलती है, निवासी एंड्रीज खेस। दोनों बाढ़ के ऊपर चर्चा करते हैं। वह उसके घर के तहखाने का निरीक्षण करती है और पाती है कि गीली दरवाजे जो एंड्रीज को भी आश्चर्यचकित करती है। एंड्रीज का यहाँ पर कहना होता है कि वह कभी कभी उस पर पेशाब कर देता है, जिसके कारण ये गीला हो चुका है और जब वो वोडका बहुत ज्यादा पी के रखा है तब वो ऐसा काम करता है। फिर बातचीत यास्मिना के पिता की ओर मुड़ जाती है। उसके पिता एक युद्ध के दिग्गज होते हैं और वह अभी एक डॉक्टर का काम कर रहे होते हैं। यास्मिना बात करने की कोशिश करते हैं अपने पिताजी से, पर बीते बात की घटनाओं के बारे में जानकर वो उस जगह रुक जाती है। इसी बीच याकूब एक जलाशय के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है वहां एक कार्यक्रम होने वाला है। वह आयोजकों पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें कई बार चेतावनी देने के बावजूद इसे बंद नहीं करते हैं। वह लोग याकूब को अनदेखा करते हैं। इधर याकूब उसके अस्थाई से निकालने की धमकी मिलती है, जिसे याकूब को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाद में याकूब एक दुकान पर जाता है जिसे एक बुजुर्ग महिला श्रीमती बासिया चलाती है। यह स्पष्ट है कि वह एक नियमित ग्राहक है क्योंकि वह कुछ के ब्रेड के पैकेट उठाता है और चल देता है पास वाले अपार्टमेंट में। फिर वह बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के घर जाता है। वह यास्मिना की मां निकलती है। यह पता चलता है कि वर्तमान में याकूब श्रीमती ट्रेमर्स के देखभाल कर रहा है क्योंकि याकूब और यास्मिना का अलगाव
दबाव है। अगले दिन यास्मीना अपना मॉडल योजना और पुरुष सम कक्षकों के साथ चर्चा करती है। अपनी खोज के आधार पर बाढ़ क्षति को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए तत्प्रथा पर जुड़ जाती है। वह बताती है कि भूमिगत पानी इतना व्यापक है कि पेड़ पीले हो रहे हैं, जिसकी उत्तरीय राज्य जोखिम है और शहर के केंद्र सुरक्षित बना हुआ है। फिलहाल के लिए यास्मीना पास के गांव के तटबंधी को उड़ाने का सुझाव देती है। नदी को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए एक मार्ग बनाना है। उसके आकलन के अनुसार यह उपाय बड़े बाढ़ को कम करने में मदद करेगा। याकूब चिंतित है क्योंकि बाढ़ तटबंधों उभाड़ जल स्तर को बचाते हैं। वह यास्मीना से पूछता है कि वह उन्हें उड़ाने पर क्यों विचार करेंगे। यास्मीना जवाब देते हुए कहती है कि बाढ़ के तटबंधे वास्तव में जल स्तर बढ़ाते हैं और हालांकि वह मामूली माध्यम बाढ़ के लिए अच्छे हैं पर बड़े मामलों में प्रतिकूल होते हैं। इस जानकारी के साथ याकूब अंततः आश्वस्त हो जाता है और वह सैनिकों को विध्वंस की तैयारी करने के लिए आदेश दे देता है। अगले दिन यास्मीना हेलीकॉप्टर से जर्मनी को पहुंचती है तो उसे एक अजीबोगरीब बात पता चलती है कि नदियों के किनारे कई इमारतें हैं। वह देखती है कि अस्थाकलित स्थिति मेल नहीं खाती, यानी कि जो पहले की इमारतें हैं जो कि नक्शे में हैं और अभी जो हम सामने देख पा रहे हैं वो दोनों आपस में मेल नहीं खाती। जब उन्हें यह सब कुछ जोड़कर देखता है तो उसे जल्दी एहसास हुआ कि नक्शा साल 1900 के हैं। पायलट बताता है कि नदी का निर्माण जो है कुछ साल पहले ही किया गया है, डेयरी उद्योग के समर्थन करने के लिए किया गया है। यह जानकारी यास्मीना को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। स्थायी परिवर्तन निर्णय के आधार पर संपूर्ण रूप से बदल देता है। इसका मतलब है कि नदियों के पास का क्षेत्र समय के साथ विकसित होते रहते हैं। हस्ताक्षरित परिवर्तन महसूस करते ही यास्मीना पायलट को तुरंत शहर की ओर चलने का आग्रह करती है। वह सीधे याकूब के घर जाती है और उन्हें बताती है कि उनका डेमोक्लोरी बाढ़ के तटबंधों को उड़ाने का योजना अब काम कर रही है। वह सेना को सूचित करने के लिए दौड़ता है। इसके बारे में हालांकि दाने मीनों के दूरदराज मैदानों में लाइन सही से काम नहीं करती। जैसे ही वह संदेश सेना तक पहुंचाने की कोशिश करता है, कर्नल विस्फोट कर देता है। इसका परिणाम लोटखात्री में बाढ़ आने से होता है, जिससे कई लोग चोटिल होते हैं। अगले दिन प्रतिनिधि यास्मीना को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने प्रतिकूल दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था, लेकिन यास्मीना यहाँ पर कहते हैं कि आपने पुराना नक्शा मुझे दिया था जिसके कारण ये सब हुआ। पर यास्मीना यहाँ पर एक चेतावनी देती है कि शहर का केंद्र बाढ़ के घेरों में है और यहाँ से वो चली जाती है। यास्मीना के अनुसार शहर के भीतर जमीन का स्तर हिलने के कारण नदी तेजी से बढ़ेगी और पानी आखिरकार उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं होगी। शहर के केंद्र में बाढ़ अगर आई तो पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तेजी से आएगी। जब वह इस मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी एक समाचार रिपोर्टर यह सुन लेती है। बैठक के बाद याकूब यास्मीना को उसके पिछले ड्रग्स की लत के बारे में सामना करता है और यह सुझाव देते हुए कि उसके निर्णय में त्रुटि इस मुद्दे से संबंधित हो सकती है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देती है और कार्यालय से बाहर निकल जाती है, ठीक से जवाब दिए बिना। बाद में समाचार रिपोर्टर यास्मीना को घर वापस ले जाती है। उसके सवारी के दौरान यास्मीना बताती है कि चूँकि शहर में 5 नदियां हैं, उसकी मिली जुली लहरें प्राप्त में बाढ़ ला देगी। इसका मतलब है कि पूरा शहर मूल रूप से गायब हो जाएगा। रिपोर्टर इस खुलासे से डरी हुई है, जबकि यास्मीना जल्दी से उसे प्राचीन इमारत के सामने गाड़ी रोकने के लिए कहती है। बाढ़ के दृश्य को पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे निवासी में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अगले सीन में यास्मीना अपने मां के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है और बाढ़ के खतरों के बारे में चेतावनी देकर एक नोट में लिखकर दरवाजे के पार भेज देती है और उन्हें तुरंत शहर छोड़ने का आग्रह करती है। फिर वह श्रीमती वासिया के पास जाती है, जहां बुजुर्ग महिला वासिया एक गर्मजोशी से स्वागत यास्मीना की करती है। एक निजी बातचीत के दौरान यास्मीना महिला से अपनी मां को अपने अपार्टमेंट में रखने की विनती करती है। कुछ दिनों के लिए वासिया सहमत हो जाती है और यह भी खुलासा करती है कि याकूब कुछ समय से उनकी मां का देखभाल कर रहा है। थोड़ी हैरान होकर यास्मीना सर हिलाती है, जैसे कि उसे यह बात पता हो। फिर हमें याकूब की बेटी क्लारा को भी दिखाया जाता है, जहां यास्मीना से मिलने के लिए आई हुई होती है और वह यास्मीना से पूछने लगती है अपने पिता और यास्मीना के संबंध के बारे में।
यास्मीना और याकूब के कुछ विवरणों से जुड़ती है, लेकिन पूरी कहानी बताने से बचती है। तभी याकूब मौके पर पहुंचता है और क्लारा से कार में इंतजार करने को बोलता है। जब वो अकेले होते हैं तो यास्मीना स्पष्ट करती है कि उसने क्लारा को कुछ नहीं बताया। फिर यह खुलासा होता है कि दोनों पहले डेट कर रहे होते हैं और वास्तव में क्लारा यास्मीना की ही बेटी निकलती है। हालांकि उनका रिश्ता कभी सफल नहीं हुआ, यह यास्मीना के पिछले ड्रग्स के लत के कारण। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप इसका भी रेटिंग दे सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ कल वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय श्री राम।